बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है सदरुद्दीन बुखारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और इस प्रोग्राम का नाम है तहसील मेलसी में जंगल का कानून। और दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम इस प्रोग्राम में एक जो तहसील मेलसी का माफिया है, जिसने ईवल नेक्सस है, जिसने इस मेलसी को स्ट्रेंगल किया हुआ है, तो उसके बारे में हम इस प्रोग्राम में बात करते हैं। और पिछले प्रोग्राम्स में मैंने तहमीद बांधना शुरू कर दी है और उसमें बताना शुरू कर दिया है कि हमारे एमएलसी में कौन से सियासी शख्सियात हैं जिनके अंडर ये सारा नेक्सस ये डेवलप हुआ हुआ है। और उसमें पिछली एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से सहाफ़ती या मीडिया इनको सपोर्ट करता है और कैसे सहाफ़ी बनते हैं और फिर सहाफ़ी कैसे आपस में लिंक्ड हैं और किस वजह से ये जो यहाँ की ख़बरें हैं वो बाहर नहीं निकलती और ये हाईलाइट नहीं करती। और क्यों डेली बेसिस के ऊपर इतने ख़तरनाक किस्म की वारदातें, चोरियाँ, डकैतियाँ, कत्ल आज भी तहसील मेलसी में 1990 की दिहाई के हालात क्यों हैं। और साथ ही साथ हम इसमें ये भी डिस्कस कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान लेवल पे जो इमरान खान साहब ने जो रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स में, उसको किस तरीके से ये जो ईवल नेक्सस है ये किस तरीके से उसको रेजिस्ट कर रहा है और काउंटर स्ट्रेटजीज़ उसके सामने बनाता है, तो ये हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें मुख्तलिफ़ जो टूल्स हैं उनको कैसे वो काउंटर करते हैं, जिसमें सिटीज़न पोर्टल भी है कि सिटीज़न पोर्टल पे जब मेलसी से कोई कंप्लेन होती है तो उसका क्या होता है, फ्यूचर होता है, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। किस तरह सब्सिडीज़ और ये टाइगर फोर्स और जो भी ऐसी डेवलपमेंट हो रही है पाकिस्तान में या करने की कोशिश की जा रही है, उसको किस तरीके से यहाँ पे मेलसी तहसील में उसको काउंटर किया जाता है, ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। और फिर इस प्रोग्राम में हम उन लोगों की बात करेंगे जिसकी बात नहीं की जाती है। मिसाल के तौर पे किसान की बात तो की जाती है, लेकिन उस मज़ारे की बात नहीं की जाती जिससे विंगार या मजदूरी के पैसे नहीं दिए जाते या जिससे विंगार ली जाती है। हम किसान की बात तो करते हैं, लेकिन हम वो मजदूरी करने वाली जो चोनाई जो कपास चुनने वाली चोनियाँ हैं उनके राइट्स की बात नहीं करते। तो इस प्रोग्राम के तहत हम ये सारी चीज़ें बेसिक जो इस प्रोग्राम में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो गांव में चकूक में रहने वाले लोग हैं, क्या उनको बुनियादी सहूलियात तो चलो मिले या ना मिले, दिस इज़ समथिंग डिफरेंट। ये तो एक एक्नॉलेज्ड फैक्ट है कि हम बुनियादी सहूलियात मौजूद नहीं है हमारे पास वहाँ चकूक में। लेकिन जो वहाँ पे रहने वालों के जो छोटे छोटे मसाइल हैं, क्या उसको स्टेट ओन करती है, क्या वो स्टेट के पास जाते हैं या वो मजबूर हैं डेरों पे जाने के कि अगर मेरी कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है तो भी मुझे डेरे पे जाना पड़ेगा। आई डोंट हैव रिसोर्सेज, आई हैव नो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, मेरे पास वो शऊर नहीं है कि मैं वहाँ से निकल के जाऊँ, मेरे पास वो वसाइल नहीं है कि मैं वहाँ से निकल के थाने जाऊँ और वहाँ पे रिपोर्ट करूँ और फिर वो थाने में पैसे दूँ और फिर एफआईआर्स करवाऊँ। तो मेरे पास फिर मैं किस तरह मजबूर होकर देरों पे जाता हूँ। और फिर ये वहाँ पे रहने वालों की बात हो रही है और फिर किस तरीके से वो हमें एक्सप्लॉइट करते हैं वहाँ पे जो जो देरेदार और ये लोग होते हैं। तो ये सारा हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इस प्रोग्राम में इस किस्त में मैं आपके साथ शेयर करूँगा रेवेन्यू डिपार्टमेंट को। पहले हमने मीडिया को डिस्कस किया, अब हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट को डिस्कस करेंगे कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में इन्होंने नेक्सस कैसे बनाया हुआ है। फिर हम लॉयर्स कम्युनिटी के विंग को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से वो प्रोटेक्ट करते हैं। फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि हेल्थ और एजुकेशन डिपार्टमेंट में किस तरीके से ये एक्सप्लॉइट करते हैं कि मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है अगर मुझे आके। और मैं आपको ये अपने तजर्बात की रोशनी में, अपने मुशाहिदात की रोशनी में, अपने एक्सपीरियंस की रोशनी में, आपको अपने तजर्बे की रोशनी में मैं आपके साथ ये शेयर करूँगा कि किस तरीके से इन वापडा की फैसिलिटी को या वापडा के एक्शन को कंट्रोल करके किस तरह वहाँ पे अपने गाँव में चकूक में रहने वाले लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता है वापडा के साथ मिलके, किस तरीके से हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मिलके झूठे एमएलसी बना के और किस तरह झूठी एफआईआर्स करवाई या रोकी जा सकती हैं सच्ची एफआईआर्स। ये सारा कुछ हम इसमें डिस्कस करेंगे आहिस्ता आहिस्ता आने वाली वीडियोस में। लेकिन आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वो एक बहुत ही अलार्मिंग है। बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, लेकिन जो मेलसी के बाहर रहने वाले हैं उनको शायद इन चीज़ों का पता ना हो।
और मेल्सी के रहने वालों को तो अक्सर को पता है, लेकिन जिनको पता है वो या तो बोल नहीं सकते या उनकी इतनी एक्सेस नहीं है कि वो इन चीज़ों को डिस्कस कर सकें या वो इसको इनके माफिया का सामना कर सकें। तो एज़ यू ऑल नो दैट आई हैव ऑलरेडी फेस दिस माफिया, और आई हैव faced 4 files FIRs against me. Why? Because I was asking for my basic right and my inheritance. तो अब मैं ये आपको जो खबर देने लगा हूँ, इस खबर के बाद मैं आपसे ये पूछूंगा कि जब आपके इलाके का MNA और उसका भाई सूबाई वज़ीर और फिर MPA इलाके का, ये आपस में जब नेक्सस इनका मिल जाता है तो किस तरीके से इन्होंने मेल्सी को स्ट्रैंगल किया हुआ है, और फिर इसके बाद कोई अकाउंटेबिलिटी की ऑप्शन नहीं रहती। अगर आपका MNA MPA और सूबाई वज़ीर ने ज़मीन पे कब्ज़ा किया हुआ है और लैंड डिपार्टमेंट को कैप्चर किया हुआ है, तो उसके बाद फिर अकाउंटेबिलिटी क्या होगी? जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मेल्सी तहसील में कोई भी मुंतकिली जायदाद, कोई ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप या वरासत, ये कभी भी यानी कि इनकी इजाज़त के बगैर नहीं हो सकती पूरे मेल्सी की। और इसकी मैं आपको मिसाल देने लगूँ, सूबाई वज़ीर साहब के ख़िलाफ़ एक ख़बर लगी है कि इन्होंने खालसा कॉलेज की प्रॉपर्टी थी, जो क़याम पाकिस्तान से पहले की बात है, कि एक सिख कम्युनिटी थी, उन्होंने ज़मीन 120 एकड़ ख़रीदी और फिर उसके बाद उन्होंने उसको डोनेट कर दिया कॉलेज बनाने के लिए, खालसा कॉलेज। लेकिन ये जब तकसीम हुई पाकिस्तान की 1947 में, तो फिर ये मामला पोस्टपोन हो गया। फिर जब लोगों ने इसको थोड़ा सा बाद में जब लोगों को पता चला, जो पुराने लोग थे, उन्होंने जब इस पे एहतजाज किया, तो 20 एकड़ के करीब इन्होंने गवर्नमेंट ने दे दी थी कॉलेज के लिए, और बाकी जो ज़मीन थी वो सारी की सारी ये खिचियों के पास चली गई। सरप्राइजिंगली, यू शुड बी सरप्राइज्ड। और जिस तरह वो कह रहे हैं आजकल के जी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और ज़मीनों पर कब्ज़े नहीं होने चाहिए, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का MNA औरंगज़ेब खिची और सूबाई वज़ीर जहाँज़ेब खिची जो कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, वो उसने कब्ज़े किए हैं ये सरकारी। और अच्छा जी, ये है टोटल 125 बीघे, तकरीबन 63 एकड़ बनती है। और उसके बाद 40 से 42 एकड़ 85 बीघे जो है खिची ख़ानदान काबिज़ हो गया। उसके बाद ये खिची ख़ानदान ने 8 मुरबे पर मॉडल टाउन एक इन्होंने तैयार किया, वो उसको बेचा। 4 मुरबे पर रहमान टाउन इन्होंने बेचा। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये अखबारों में जो खबर आई है। 120 दुकानों पर मुश्तमिल एक मेल्सी में मार्केट है, और उस मार्केट में 120 दुकानें हैं, और उस दुकानों में ये अखबार ने क्लेम किया हुआ है कि आज भी इस सारी मार्केट को रिकॉर्ड पड़ा हुआ है कि सारी की सारी मार्केट को ज़रूरी ज़मीन साबित करके टैक्स, करोड़ों रुपए टैक्स बचाया गया और अरबों रुपया कमाया गया यहाँ से। अच्छा, ये तो खैर एक और बात है, ये अक्सर आपने और जगहों भी सुना होगा। सबसे जो सरप्राइजिंग बात है तहसील मेल्सी की, वो ये कि खिची ख़ानदान का जो ज़मीनों का रिकॉर्ड है, ये सारे का सारा, आपको पता होगा कि 2 जमाबंदियाँ होती हैं। ये जो पटवार खाना होता है, ये इनके तहसीलदार या रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है, इसमें पटवारी के पास 2 वो जमाबंदियाँ होती हैं। एक जमाबंदी होती है जो पटवारी के पास होती है, और एक जमाबंदी होती है जो पीछे इनका डिपार्टमेंट है या माल खाना या मुहाफ़िज़ खाना होता है, उसमें जमा होती है, सरकारी जो इनका है। और ये पटवारी के पास अमानत होती है, और ये पटवारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और ये पटवारी के पास ही होता है। लेकिन जो खिची साहबान का ज़मीनों का रिकॉर्ड है, जो इनके इर्द गिर्द जो मौज़ाजात हैं, उनके जो रिकॉर्ड है, वो खिची साहब के डेरे पे पड़ा हुआ है। कैन यू बिलीव दैट कि पटवारी का जो सारा वो खाता है, वो जमाबंदियां हैं जो इनकी ज़मीन की हैं, वो इनके डेरों के अंदर पड़ी हुई हैं। अच्छा जी, वेरी सरप्राइजिंग। अच्छा, अब डेरा इनका है जनाब, ये पटवारी साहबान है जी, 8 कानून हैं इसके पास। इफ्तिखार खिची इसका नाम है, और ये बड़ा नोटोरियस और नोन पटवारी है अपने इलाके का, और एवरीबडी नोज़ अबाउट इट। और बड़े अरसे से ये इनके यानी कि 3 पटवारी हैं जो बड़े मशहूर हैं, और ये सारे के सारे वो पटवारी हैं जो वो पुरानी फ़र्दें और परतें भी पढ़ लेते थे। तो साथ साथ ये भी है, और मैं आपको ये बताऊंगा कि इसके अलावा एक दरबार शरीफ है मेल्सी में बड़ा मशहूर, नत्थे शाह साहब, पीर नत्थे शाह साहब। वो गर्देजी फैमिली से उनका ताल्लुक़ था, और वो गर्देजी उसके
आगे गद्दी नशीन है। लेकिन मेलसी में क्योंकि जंगल का कानून है तो वहाँ पे उस दरबार पे भी खिच्ची और कोई यूसुफ है, पता नहीं कौन सा है, आई डोंट रिमेंबर इट। मैं उसको देख के और फिर मैं आपको आपके साथ शेयर करूँगा। उसने कब्जा किया हुआ नत्थे शाह दरबार का ऑफिशियली। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट, ये मैं आपके लिए बड़ी हैरान कौन खबर होगी कि नत्थे शाह दरबार का ऑफिशियली मेलसी में अगर कोई उनका वो फरमा नरवा या गद्दी नशीन बनता है तो वो मैं हूँ, मोहम्मद सदरुद्दीन शाह वल से शमसुद्दीन शाह फ्रॉम चक मुगल। क्यों, कैसे? क्योंकि मेरा ये जो गर्देजी ख़ानदान है ये मेरा ननियाल है, तो या तो ये वो गर्देजी साहबान के पास होना चाहिए या उनकी रिप्रेजेंटेशन मैं करता हूँ, मैं तहसील मेलसी में, मैं उनका रिश्तेदार हूँ, मैं यहाँ पे रहता हूँ, तो वो मेरे पास होना चाहिए, ना कि वो किसी यूसुफ जई के पास या किसी और मल्ले जई के पास या किसी और या शेरवानी के पास। और आप हैरान हो जाएंगे इस बात को सुनकर, मैं देख के हैरान हो गया कि गर्देजी की जो गद्दी है, गर्देजी को शेरवानी बना दिया है इसने अपने बाप को उस नत्थे शाह दरबार के अंदर दफन करके, और ये उस दरबार पे कब्जा कर लिया है। और गर्देजियों की कास्ट को इसने चेंज करने की कोशिश की है कि गर्देजी शेरवानी बना दी है सिर्फ अपनी, जैसे वो बिलावल भुट्टो जरदारी हो गया है तो इन्होंने गर्देजी शेरवानी बना दिया है। उस नत्थे शाह ज़मीन के साथ, नत्थे शाह दरबार की ज़मीन के साथ, वो जो दरबार है उसके साथ कोई 8-9 मुरबे ज़मीन है। और आप हैरान होंगे कि वो ज़मीन जो 8-9 मुरबे, उसमें से 1-2 मुरबे तो इन्होंने कब्रिस्तान को एलोकेट किए, बाकी ज़मीन किसके पास है? जब उसका खुरा निकालेंगे तो वो भी इन्हीं खिचियों के डेरे तक जाएगा। अच्छा जी, तो ये ज़हूर आलम साहब हैं जी, इफ्तिखार खिची साहब हैं और सकलैन शाह साहब हैं। उसके बाद ये जो पटवारी इफ्तिखार खिची साहब हैं, इनके पास 8 कानून गोइयाँ हैं, जिसको काने गोई आपके वो एमपी साहब कह रहे थे, जिनको ये भी नहीं पता कि काने गोई होती है ये कानून गोई होती है। अच्छा जी, इसमें अराईवान है, फद्दा है, मौज़ा बहादुरपुर है, मौज़ा मुरादाबाद है, ढमक्की है और इसी तरह का मौज़ा खान है। अच्छा जी, सारा रिकॉर्ड इनके पास पड़ा हुआ है, इनके डेरों पे पड़ा हुआ है। और आपको अब इस बात की भी समझ आ जानी चाहिए कि इन्होंने अली खाकवानी एमपीए को मेंबर रेवेन्यू बोर्ड क्यों बनवाया। आप इसको कनेक्ट करने की कोशिश करें। इन ज़मीनों पे कब्ज़े, जो कि सरकारी अराजी भी है, इसमें प्राइवेट लैंड भी है, जैसे मैंने आपको बताया कि नत्थे शाह दरबार की है, और उसके बाद ये जो इन्होंने यहाँ पे ज़मीन वो दुकानें बनाई हैं। और इसके अलावा ये इस ज़मीन को, इन कब्ज़ों को मेंटेन करने के लिए और सरकारी रिकॉर्ड में रद्दोबदल करने के लिए और मैक्सिमम अथॉरिटी के लिए इन्होंने इसको अली खाकवानी को मेंबर रेवेन्यू बोर्ड बनवाया। और उसका क्या फिर हमें नुकसान हुआ कि क्योंकि वो मेंबर रेवेन्यू बोर्ड है तो फिर ये सारे के सारे, जाहिर बात है, उसको फिर डीसी भी इनके साथ मीटिंग में बैठते हैं, उनका इन्फ्लुएंस होता है। और आपको पता है कि ये कितना, अब आप अगर मुल्की सतह पे सियासी हालात को देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट है वो डिपेंडेंट है इन जैसे लोटों के ऊपर। ये जो लाटू मैं इनको कहता हूँ, ये जो घूमने वाले होते हैं कभी उधर और कभी उधर, और इनका प्रोफाइल भी उठा के देखें तो पिछले 25-30-40 साल से ये जितने खिंची हैं ये सारे जब इसके ऊपर बैठे हुए मैं तहसील मेलसी पे काबिज, तो मुख्तलिफ जमातों के मुख्तलिफ अदवार आते रहे, लेकिन खिंची वैसे के वैसे बैठे हुए। एक्सक्यूज़ मी। अच्छा जी, अब इन्होंने क्या किया कि मतरूका वक्फ अमलाक की 3 एकड़ कॉलेज टाउन में शामिल करके ये बेच रहे हैं। ये एक और इन्होंने गेम डाली है। इनके कोई मुंशी साहब थे, उनके एक बेटे हैं अली भाई साहब, वो इनके फ्रंटमैन है, और साथ ही इनके 2 फ्रंटमैन जिनका मैंने पहले जिक्र भी किया था, एक का मैंने जिक्र किया था इफ्तिखार भुट्टा है, और दूसरा इसका भाई है जुल्फ़कार। अब इनके नाम चेक करें, एक को बायस इफ्तिखार होना चाहिए और एक को जुल्फ़कार और जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ा होना चाहिए, लेकिन इन ये जैसे इनके नाम है ये उनके बिल्कुल उलट हैं। ना ये अपने माँ बाप के लिए बायस इफ्तिखार है, ना सोसाइटी के लिए, और ना ही ये जुल्फ़कार हैं, बल्कि ज़ालिम के ख़िलाफ़ साथ खड़े में। अच्छा, इसमें इफ्तिखार भुट्टा जो है ये तहसील काउंसिल में हेड क्लर्क है, और ये हराम खा रहा है पिछले 25-30 साल से। 30 साल से ये गैर हाजिर है, और इसको मुमताज़ खान खिची साहब हैं जो कि इनके चचा जान हैं, ये इन 2 डाकू खिची बरदरान के,
उन्होंने 30 साल पहले इसको लगवाया था और ये 30 साल से इनकी ज़ाती नौकरी में बैठा हुआ है और ये लाखों और करोड़ों रुपए कमा रहा है और ये सारे के सारे ये डेरे पे बैठ के पूरे उसको मेल्सी के इंतज़ाम को ये चला रहा है। किस हेल्थ ऑफिसर को किधर लगवाना है, कौन सा जाली वो एमएलसी बनवाना है, कौन से एसएचओ को किधर लगाना है। 6 महीने में 4 डीएसपी इसने चेंज करवा दिए क्योंकि उसने इनको ऑनर नहीं किया या ऑनर नहीं करते थे, ये इनकी पूरी तरह बात नहीं मानते थे, आधी बात मानते थे। उसके बाद इनका भाई है इसका जो जुल्फ़कार है, ये भी बॉयज़ कॉलेज में चपरासी है और पिछले 8 साल से गैर हाजिर है। ये मैं इसमें से जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ इसमें से कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं है जो मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ, ये सारी की सारी अखबारों से और मैंने इधर से कलेक्ट किए। अच्छा जी, 4 डीएसपी इन्होंने चेंज करा दिए और ये जो है ये इनके भुट्टा बिरादरान जो हैं ये इन खिची बिरादरान के फ्रंट मैन है। अब अभी इस नेक्सस को देखें कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे किस तरीके से ये चला रहे हैं कि खिची बिरादरान के आगे ये भुट्टा बिरादरान दस्ते रास्त हैं और एक इनके साथ अली भाई हैं जो इनके माली वो सेटअप को देखते हैं। ये भाई बताते हैं कि क्या करना है और बड़े इन अपने आकाओं को बताते हैं और आका फिर अली भाई को कहते हैं और अली भाई फ्रंट मैन बन के उन ज़मीनों पे कब्जे करके उनको बेचते हैं और ये फिर पीछे उनके कट्स लेते हैं और इस तरीके से इन्होंने ये सारा सेटअप बनाया हुआ है। अब डीसी, एसी, तहसीलदार, पटवारी और उसका मुंशी आने वाली किस्तों में, क्योंकि ये मुझे किसी ने ये फीडबैक भी दिया है कि आपकी वीडियोस काफ़ी लंबी लंबी होती हैं तो इनको शॉर्ट रखा करें, तो मैं कोशिश भी करूँगा कि साथ साथ शॉर्ट भी करूँ। आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको ये बताऊँगा कि किस तरीके से एग्जाम्पल्स के साथ, नामों के साथ, कि किस तरीके से जब मैं अपने वाले साहब के वफ़ात के बाद इस एरिया मेल्सी में तहसील में आया और कीपिंग इन व्यू माई प्रोफाइल एंड मैं बाशऊर भी हूँ और मुझे अपने हक़ के लिए लड़ना भी आता है और आवाज़ उठानी भी आती है और मैंने उठाई भी है, तो मैंने किस लेवल पे जाके इनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, कहाँ कहाँ पे जाके रजिस्ट किया और कहाँ कहाँ से मुझे क्या क्या जवाब मिला, ये मैं आपको सबूतों के साथ बताऊँगा। और इसमें एक तहसीलदार है बड़ा मशहूर, उसको ये पता होगा, वो मेरी वीडियोस देखता भी है, उसने मेरी वीडियोस देखी भी हैं, उसको व्हाट्सएप पे मैंने बनफ़्स नफीस मैंने खुद उसको सेंड भी किए हैं, उनका भी इसमें नाम है। और फिर एक पटवारी है जो कि जिसने अपने नाम की लाज नहीं रखी और किस तरीके से उसने किया है। और फिर कौन सा डीसी हमारा शाहरुख खान था जिसको सिर्फ तस्वीरें खिंचवाने का शौक़ था, ये आने वाली वीडियोज़ में सारा बताऊँगा और नेक्सस इनका जो है ना वो एक्सपोज करूँगा। तो अगेन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम इज़ टू एक्सपोज दिस माफिया, इस ईवल नेक्सस को एक्सपोज करना है जिन्होंने मेल्सी को स्ट्रेंगल किया हुआ है, हर डिपार्टमेंट को। और जब बेसिक कोई बंदा अगर अपने हक के लिए आवाज़ उठाना चाहे तो कैसे कैसे उसको ये काउंटर करते हैं, किस किस तरीके से रोकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक थैंक यू वेरी मच, मे यू ऑल लिव फॉर एवर।